हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 20 और 21 मार्च 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 20 और 21 मार्च 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज वन द डैश एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2021। दो चीजें आपने बतानी है, क्योंकि ये मिस वर्ल्ड 2021 है। एक तो किसने ये खिताब जीता है, उनका नाम बताना है, और ये कौन से एडिशन का मिस वर्ल्ड 2021 उन्होंने जीता है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो अलग हैं, क्योंकि मिस वर्ल्ड 2021 हर बच्चे को पता होगा, लेकिन कौन सा एडिशन है ये बहुत ही कम बच्चों को पता होगा। तो सबसे पहले आपने याद रखना है दोस्तों, ये 70th एडिशन है। तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, या तो ए होगा या सी होगा। बी और डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि 70th एडिशन है। और ये अवार्ड जीता है एक पोलैंड की बहुत ही फेमस मॉडल भी हैं, साथ में आप कह सकते हो एक जर्नलिज्म की मास्टर डिग्री स्टूडेंट भी हैं, और इनका नाम है कैरोलिना बेलोस्का। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, सी होगा। तो याद रखना है आंसर क्या है इसका, सी। तो कैरोलिना बेलोस्का कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, पोलैंड से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने 70th एडिशन जो है वो मिस वर्ल्ड 2021 का जीत लिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरोलिना बेलोस्का। और ये 70th एडिशन है, बार बार बता रहा हूं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और ये कहां पे हुआ था, ये आपको पूछा जा सकता है। सैन जुआन में हुआ था, प्योर्तो रिको के अंदर। और ये दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड टाइटल जीता है, और वो पोलैंड से बिलोंग करती हैं। मतलब पोलैंड की ऐसी दूसरी महिला है जिन्होंने मिस वर्ल्ड टाइटल जीता है, क्योंकि इससे पहले एक और महिला है जिनका नाम है एनेटा एनेटा क्रेगलिका। आप नाम याद रख सकते हैं अगर आपने रखना है, एनेटा क्रेगलिका। इन्होंने 1989 में जो है वो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, और ये पहली ऐसी महिला थी जो पोलैंड से बिलोंग करती थी। और इसमें एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्री सैनी। ये आपने नाम याद कर लेना है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रही थी इस टूर्नामेंट के अंदर, आप कह सकते हो इस कंपटीशन के अंदर। लेकिन बहुत ही खास बात क्या है कि ये इंडियन अमेरिकन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और ये फर्स्ट रनर अप रही हैं, मतलब इनको हरा के जो है कैरोलिना जो है वो जीती हैं। तो आपने याद रखना है मिस वर्ल्ड अमेरिकास, क्योंकि ये रीजन वाइज भी इन्होंने अलग अलग जो है वो अवार्ड्स दिए गए हैं। तो मिस वर्ल्ड अमेरिकास का खिताब जो है वो श्री सैनी ने जीता है, और फर्स्ट रनर अप भी हैं। और साथ में एक मिस वर्ल्ड एशिया जरूर याद कर लें,
इनका नाम है कार्ला यूल्स। और कार्ला यूल्स कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंडोनेशिया से बिलोंग करती है। ये दो आपने याद रखना है। और कैरोलिना मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक मास्टर डिग्री जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं और साथ में एक बहुत ही फेमस मॉडल भी हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनका एक आप कह सकते हो एनजीओ है जिसका नाम है स्टेप इनटू लाइफ, याद रख सकते हो, स्टेप इनटू लाइफ, जिसके थ्रू जो बच्चे अनाथ हैं उनको पालने का काम जो है, उनको सपोर्ट करने का काम जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन करती है। लेकिन अगर हम इंडिया के बिहाफ पे देखें तो इंडिया में सबसे पहला नाम जो लिया जाता है वो किसका लिया जाता है? रीता फेरिया का। याद रखना है, रीता फेरिया पॉवल ये मिस वर्ल्ड 1966 में चुनी गई थी और पहली ऐसी महिला थी जिनको मिस वर्ल्ड का टाइटल जो है वो दिया गया था। और रीता फेरिया के बाद फिर ऐश्वर्या राय जो है वो दूसरी ऐसी महिला बनी, 1994 में इन्होंने खिताब जीता। फिर डायना हेडन ने जो है ये खिताब 1997 में जीता, 3 साल के बाद। फिर युक्ता मुखी ने ये खिताब जीत लिया 1999 में। प्रियंका चोपड़ा ने ये खिताब जीता 2000 में। और मनुषी छिलर जो रिसेंटली 2017 में इस खिताब को हासिल किया। तो ये सारे के सारे इंडियन हैं जिन्होंने इस खिताब को मिस वर्ल्ड का टाइटल जो है वो हासिल किया। और मिस वर्ल्ड जो है हर साल दिया जाता है और वन ऑफ द वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रनिंग इंटरनेशनल ब्यूटी कंपटीशन है ये। और इसको स्टार्ट किया गया था 1951 के अंदर। तो देखो कितनी चीजें आप एक क्वेश्चन से सीख सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच कंट्री नेम्ड एज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री, सबसे खुश कंट्री का दर्जा जो है वो किसको दिया गया है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के तहत। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की जाती है। और ये कौन सा एडिशन है? इस साल का 10th एडिशन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का। और इसमें आपने साथ में इंडिया का रैंक भी जो दोस्तों याद रखना है। इंडिया जो है वो 136 नंबर पे है। अगर आप टोटल कंट्रीज को आंकोगे तो 146 कंट्रीज में से इंडिया का स्थान 136 है। बहुत ही पुअर रैंकिंग है इंडिया का, मतलब लोग जो है वो खुश नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री का खिताब मिला है दोस्तों फिनलैंड को। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो फिनलैंड वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री है। 5th टाइम जो है वो इसको चुना गया फिनलैंड को हैप्पीएस्ट कंट्री में से। और ये 10th एडिशन है, एक तो ये याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस रिपोर्ट को दिया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया की रैंकिंग पुअर है, लेकिन इंडिया पिछले साल से तीन रैंक जो है वो जरूर इंप्रूव करके आया, क्योंकि पिछली बार जो इंडिया का रैंक था वो 139 था अगर 2021 में आप देखोगे। लेकिन अभी जो है वो 136 है। इसका मतलब 3 रैंक को जो है वो जरूर अप्रूव किया। खास करके मैं इस तरह की चीजें इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो आपका स्टेट पीएससी का एग्जाम होगा वो आप में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको हेल्प जरूर होगी। और अफगानिस्तान जो है वो अनहैप्पीएस्ट नेशन है, मतलब 146th रैंक जो है वो कौन सी कंट्री का है? अफगानिस्तान का। लेकिन अब अगर अफगानिस्तान को देखोगे तो अफगानिस्तान में जैसे कि तालिबान गवर्नमेंट आ गई है, तो ये भी एक कारण है कि उनके जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं इस सरकार से। तो ये भी आप कह सकते हो, इसलिए अनहैप्पीएस्ट नेशन का खिताब जो है अफगानिस्तान को दिया गया है। और इंडिया का स्कोर कितना है 10 में से? 3.777 जो है वो 10 में से इंडिया का स्कोर है, क्योंकि ये 0 से लेकर 10 के बीच में आका जाता है और 10 में से ये मार्किंग जो है वो की जाती है। और फिनलैंड के बाद जो दूसरा स्थान है दोस्तों वो किसका है? दूसरा स्थान डेनमार्क का है, आपने याद रखना है। तीसरा आइसलैंड का, और चौथा जो है वो स्विट्जरलैंड का, और पांचवा जो है वो नीदरलैंड्स का आता है। लेकिन अगर आप पीछे से देखेंगे तो अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल लास्ट में है। फिर लेबनान आ जाता है, फिर जिम्बाब्वे आएगा, फिर रवांडा, फिर बोट्सवाना। ये अगर आप देखोगे मैक्सिमम कंट्रीज जो लास्ट 5 हैं ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड रैंक को आपने जरूर याद रखना है, फिनलैंड और डेनमार्क। इसको FD करके भी याद रखें ताकि FD से आपको याद रहेगा फिनलैंड और डेनमार्क। खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट इसको आराम से याद कर सकते हैं। और लास्ट रैंक जो है वो किसका है? वो है हमारे पास अफगानिस्तान और लेबनान का। और इंडिया का स्कोर दोस्तों जरूर याद रखना है 3.777, और इंडिया का रैंक जो है वो 136 है। लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के तहत जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और 2022 का जो एडिशन था वो 10th एडिशन था। और 0 से 10 के बीच में रैंक किया जाता है, 10 में से दिया जाता है। और इसमें जो डाटा लिया जाता है वो ऑन एन एवरेज 3 साल का लिया जाता है। ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादातर यूपीएससी बेस पे इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे पहले अफ्रीकन कौन बन चुके हैं जिनको प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है? और इस बार जो है वो 51st एडिशन जो है वो प्रिट्जकर प्राइज का दिया गया है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज है दोस्तों, इसको आर्किटेक्चर की दुनिया में नोबेल प्राइज कहा जाता है। याद रखना है, ये नोबेल प्राइज के तौर पे जाना जाता है आर्किटेक्चर की दुनिया में। और ये पहले अफ्रीकन हैं
दिएबेदो फ्रांसिस कैरे। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, डी होगा। कौन सी कंट्री में इनका जन्म हुआ था, ये बुर्किना फासो से बिलोंग करते हैं, आपको पूछा जा सकता है। फिर ये अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए जर्मनी चले गए, मतलब इनके पास ड्यूल सिटीजनशिप है, एक तो अफ्रीका की तो है ही है, साथ में मतलब बुर्किना फासो की तो है ही है, साथ में जो है इनके पास जो है वो जर्मनी की भी सिटीजनशिप है। तो हैप्पीएस्ट मैन के तौर पे इनको जाना जाता है, दिएबेदो फ्रांसिस कैरे, फर्स्ट अफ्रीकन टू विन प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। ये 56 साल के हैं और ये बुर्किना फासो में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अभी 2 कंट्रीज की सिटीजनशिप है, एक तो बुर्किना फासो, एक जर्मनी, क्योंकि इन्होंने हायर स्टडीज जो है वो वहीं पे कंप्लीट की है। और 2017 में ये ऐसे पहले अफ्रीकन आर्किटेक्ट बन गए थे जिनको सरपेंटाइन पवेलियन में डिजाइन करने का न्योता जो है वो दिया गया था, और हाइड पार्क लंदन यूनाइटेड किंगडम में ये सरपेंटाइन पवेलियन जो है वो स्थित है। और इसके अंदर अगर न्योता मिलता है आपको कुछ डिजाइन करने का, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि हर साल जो बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट होते हैं उनको ये न्योता दिया जाता है। और जो दिएबेदो फ्रांसिस कैरे हैं, ये अपने डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं, जो सस्टेनेबल डिज़ाइन है, लाइक उसमें इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं किया जाता, लाइक उन्होंने अफ्रीका के अंदर कुछ चिकनी मिट्टी से है जो है वो चीज़ों को तैयार कर लिया, जैसे स्कूल्स को तैयार कर दिया, हेल्थ फैसिलिटीज़ को तैयार कर दिया, हाउसिंग स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, सिविक बिल्डिंग्स को बनाया, पब्लिक स्पेस को बनाया अफ्रीका के अंदर। तो बहुत ही गरीब लोगों की उन्होंने मदद की। और उनका मानना है कि बुर्किना फासो जहाँ पे वो स्टार्ट किया था उन्होंने पढ़ना, तो वहाँ पे स्कूल भी नहीं था पढ़ने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे स्कूल का निर्माण किया जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे बनाया गया। बहुत ही अच्छी बात है। और इनको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि आगा खान अवार्ड मिल चुका है इनको, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर मिल चुका है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर है आर्किटेक्चर की फील्ड में, बता चुका हूँ, आर्किटेक्चर की दुनिया में इसको नोबेल प्राइज कहा जाता है। और 1979 में इसका गठन किया गया था, और इसको पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया जाता है हयात फाउंडेशन की तरफ से। लेकिन आप इसमें एक इंडियन का नाम दोस्तों याद रख सकते हैं, जिनका नाम है बालकृष्ण। याद करोगे, बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी ऐसे पहले इंडियन हैं जिनको ये खिताब मिला था, और वो 2018 में इन्होंने इस खिताब को जीता था। तो एक ही इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, वो है बालकृष्ण दोषी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऐसा कौन सा बैंक है जिसको एसोचैम की तरफ से एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में? क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर में पूछोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में अगर पूछा जाए तो आंसर हमारे पास होगा कर्नाटका बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो एसोचैम की तरफ से जो है वो एमएसएमई एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए, और इस बार 8th एमएसएमई एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए, और इसके अंदर बेस्ट एमएसएमई बैंक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो कर्नाटका बैंक को दिया गया। और ये अवार्ड एसोचैम की तरफ से स्टार्ट किए गए हैं, तो जिसका मतलब है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर है हमारे पास, उन्होंने इस अवार्ड को जो है वो पेश किया है। और ये अवार्ड जो है इसके अंदर थीम रखा गया पूरी सेरेमनी का, इनेबलिंग इंडियन एमएसएमईज टू द ग्लोबल, ताकि हम जो हमारे देश के छोटे और लघु उद्योग हैं उनको हम बड़े लेवल पे लेके जा सकें। तो उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के ऊपर कर्नाटका बैंक ने बहुत ही अच्छे से फोकस किया, उनके लिए डिजिटल प्रोडक्ट स्टार्ट किए, खास करके कोविड के टाइम पे, और उनको पैसा दिया गया बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही फास्ट तरीके से उनको पैसा पहुंचाया गया, और बहुत ही अच्छे से जो है अपनी क्वालिटी को उन्होंने मेंटेन रखा है। और साथ ही साथ इस बैंक के अंदर जो है वो पब्लिक लेवल पे भी और प्राइवेट इनिशिएटिव्स जो है वो उन्होंने स्टार्ट किए, ताकि एमएसएमईज की हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में पूछा जाए तो कर्नाटका बैंक लगा दोगे, लेकिन अगर पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर कैटेगरी में पूछा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक आपने लगाना है। टाइटल सेम है, बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर। बेस्ट टेक्नोलॉजी इनेबलर ऑफ द ईयर, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों तक सहायता पहुंचाइए, वो है करूर व्यवसाय बैंक, ये भी आपने याद रखना है। एक्सीलेंट सर्विसेज ऑफ द ईयर, ये है सत्या माइक्रो कैपिटल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने लोगों तक अपनी सर्विसेज को पहुंचाया है। लेकिन इसमें 3 अवार्ड्स बहुत फेमस हैं, बेस्ट एमएसएमई बैंकर ऑफ द ईयर, एक प्राइवेट सेक्टर, एक पीएसयू, और एक बेस्ट टेक्नोलॉजी इनेबलर ऑफ द ईयर। ये तीनों के तीनों आपने याद रखने हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु इज सिलेक्टेड फॉर 31st जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च 2022? बहुत ही फेमस अवार्ड है, जीडी बिरला अवार्ड कह सकते हो, या घनश्याम दास बिरला अवार्ड कहा जा सकता है इसको। ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है, और इसको याद रखना है कि इस अवार्ड की शुरुआत जो है वो 1991 में की गई थी। और इसमें जो भी बहुत ही फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनकी आयु 50 साल से कम है, 50 साल से कम है, और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो साइंस की किसी भी ब्रांच में बहुत ज़्यादा है, तो उनको सम्मानित किया जाता है। और इस साल 2022 में ये अवार्ड दिया गया प्रोफेसर नारायण प्रधान को। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। प्रोफेसर नारायण प्रधान को चुना गया है, उनका बहुत ही फेमस कंट्रीब्यूशन रहा है
मटीरियल साइंस के अंदर, जिसके कारण उनको ये खिताब जो है वो दिया गया है। और कहाँ पे ये प्रोफेसर हैं? ये एक फैकल्टी मेंबर हैं आईआईटी खड़गपुर के अंदर, याद रख सकते हो, आईआईटी खड़गपुर के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नारायण प्रधान को जीडी बिरला अवार्ड के लिए चुना गया है और ये उनकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। और इन्होंने जो है वो क्रिस्टल मॉड्यूलेशन चीज के ऊपर जो है वो अपना पूरा का पूरा सिद्धांत पेश किया है, जिसमें आगे जाके हम लाइटिंग मटेरियल में इसका यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारी एलईडी लाइट्स हैं उसमें हम इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। तो रिसर्च मेनली जो फोकस की गई है वो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, लाइट एमिटिंग सेमीकंडक्टर, नैनो क्रिस्टल्स को लेके की गई है। और इन चीजों का यूज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन लाइटनिंग मटेरियल में किया जा सकता है, चाहे वो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी हो, चाहे एलईडी का निर्माण हो, तो उसमें हम इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में अपनी उपलब्धता को आगे बढ़ाने के लिए इनको ये खिताब जो है वो दिया गया और इसमें कैश प्राइस जो है वो 5 लाख रुपए जो है वो दिया जाता है। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात आपने और याद रखनी है कि 2021 में ये अवार्ड जो है वो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया था। याद रखना है, सुमन चक्रवर्ती को ये खिताब दिया गया था 2021 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ऐसी है जिसका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही कम है? अगर आप 2 सालों का आंकड़ा देखोगे 2017 से लेकर 19 तक, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से ये डाटा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उस स्टेट का सबसे कम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। मतलब जब बच्चे का जन्म होने वाला है या हो चुका है तो उस टाइम पीरियड के दौरान 45 दिन के अंदर होने के बाद और प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर की डेथ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और ये 1 लाख के पीछे लिया जाता है। मतलब 1 लाख अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, तो उसमें से कितनी मदर्स की डेथ हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बच्चे को डिलीवर करते हुए। तो ये दोस्तों स्टेट है हमारे पास केरला, जिसका बहुत ही अच्छा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, सबसे कम है। मतलब बहुत ही अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो पिछले साल के मुकाबले या पिछले डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो 10 पॉइंट नीचे आ गया अगर आप इंडिया का देखोगे, क्योंकि इंडिया का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 103 आ गया है। अगर आप इसमें पिछला रैंक जो देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये 113 था, 113 था। तो 10 पॉइंट हमने जो है वो इम्प्रूव कर लिए हैं। और ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली दिया जाता है एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू। तो ये 2017 से लेकर 19 के डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो बताया गया है। लेकिन 4 ऐसी स्टेट्स हैं जिसका बहुत ही पुअर है, जैसे वेस्ट बंगाल देखोगे, हरियाणा है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है। इसमें एमएमआर जो है वो बहुत बढ़ गया है। मतलब आप कह सकते हो इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज्यादा फोकस जो है वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन केरला का आप जान के हैरान रह जाएंगे, केरला का सिर्फ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 30 है दोस्तों। अगर आप नेशनल एवरेज देखोगे तो 103 है, लेकिन केरला का 30 है पर लाख लाइफ बर्थ के अंदर। मतलब अगर बच्चों को 1 लाख बच्चों को जन्म दिया जा रहा है उसमें से 30 मदर्स की डेथ हो चुकी है बच्चों को जन्म देते हुए, जो बहुत ही कम आंकड़ा जो है वो दिया गया है। और इंडिया का ये काफी टाइम से इंप्रूव ही होता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे 130 था 2014-16 में, 122 था फिर 2015-17 में, फिर अभी जो है वो 103 आ गया है। तो आप देखो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लेंगे, क्योंकि एसडीजी गोल क्या कहता है कि हमने 70 तक लेके आना है मदर मोर्टेलिटी रेट को। तो ये कहा गया है। लेकिन 3 स्टेट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इसके अंदर। अगर आप देखोगे इसमें केरला का पहला स्थान है, दूसरा स्थान जो है वो इसमें अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र का आएगा और तीसरा स्थान जो है वो इसमें उत्तर प्रदेश का आएगा। तो इन तीनों में 15% का डिक्लाइन जो है वो एमएमआर का देखा गया और इसी स्पीड से अगर हम चलते रहें तो 2030 तक हम जरूर इस गोल को अचीव कर लेंगे। लेकिन केरला का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 70 चाहिए और केरला का दोस्तों सिर्फ 30 है। बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कितनी नॉन आर्कटिक स्टेट्स हैं, मतलब जो आर्कटिक ओशन के साथ नहीं लगती लेकिन उनको ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो आर्कटिक काउंसिल के अंदर दिया गया है? कितनी नॉन आर्कटिक स्टेट्स हैं जिनको ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है आर्कटिक काउंसिल के अंदर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें 13 ऐसी स्टेट्स हैं जो नॉन आर्कटिक स्टेट्स हैं और उनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, इंक्लूडिंग इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक इंडिया आर्कटिक पॉलिसी जो है वो रिलीज किया कि किस तरह से आर्कटिक ओशन के अंदर हम बढ़ेंगे, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। और खास करके इस रिपोर्ट को नाम भी यही दिया गया है, इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये दिल्ली में इसको रिलीज किया गया। आप देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अर्थ साइंसेज के, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है।
तो 13 नेशंस इंडिया को मिला के जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया आर्कटिक काउंसिल के अंदर। और ये आर्कटिक पॉलिसी जो है जो इंडिया ने रिलीज की है दोस्तों, ये 6 पिलर्स के बेस्ड है, जिसमें पहला पिलर है कि हम साइंटिफिक रिसर्च और कॉपरेशन के ऊपर फोकस करेंगे। दूसरा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट के ऊपर हम फोकस करेंगे। तीसरा ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। चौथा है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी किस तरह से आर्कटिक के साथ हम बना पाएंगे। पांचवा है गवर्नेंस और इंटरनेशनल कॉपरेशन किस तरह से यूज करेंगे ताकि हम आर्कटिक के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। और छठा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाने हैं ताकि आर्कटिक रीजन को अच्छा बनाया जा सके। और इंडिया जो है वो आर्कटिक रीजन की अपनी जो जर्नी है वो 1920 में स्टार्ट कर चुका था पेरिस फ्रांस के अंदर, क्योंकि एक ट्रीटी हुई थी सेवलबर्ग ट्रीटी, और इसको स्पिट्सबर्जन ट्रीटी भी कहा जाता है, लेकिन बाद में इसका नाम सेवलबर्ग कर दिया क्योंकि सेवलबर्ग एक जगह है कहाँ पे, नॉर्वे के अंदर। और 2007 में इंडिया ने अपना आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस था। और इंडिया का अपना एक रिसर्च स्टेशन भी आपको आर्कटिक में मिलेगा जिसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री जो है वो 2008 में ये रिसर्च स्टेशन बनाया गया था, और ये इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस जो कि सेवलबर्ग में है वहां पे इसको बनाया गया था। और इंडिया बहुत ही फोकस कर रहा है आर्कटिक एरिया के ऊपर, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्कटिक ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेयर, पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर इंडिया आर्कटिक एरिया में फोकस कर रहा है। इसके लिए हमारा एक इंस्टीट्यूशन है NCPOR, जिसको हम कहते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है, और ये गोवा में स्थित है। ये एक नोडल एजेंसी है, जितनी भी हम पोलर रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च करते हैं इंक्लूडिंग आर्कटिक, तो वो यही इंस्टीट्यूशन जो है वो करता है। तो आर्कटिक काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आर्कटिक काउंसिल के बारे में याद रखना है कि 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, ट्रॉम्सो के अंदर। ट्रॉम्सो कहाँ पे है दोस्तों, नॉर्वे के अंदर। और इसके टोटल काउंसिल मेंबर्स जो हैं वो आर्कटिक काउंसिल मेंबर्स कितने हैं, 8 हैं दोस्तों। इसमें जो नाम आएगा वो USA आएगा, रशिया इसमें आएगा जो इजीली आप याद रख सकते हो, कनाडा आएगा इसमें, डेनमार्क आएगा, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन, ये तीनों आप इकट्ठे याद रख सकते हो। इसके बाद आइसलैंड हो जाएगा, कितने हो गए, 3 और 3 6 और 1 7, और एक हमारे पास कौन सा रह गया है, एक हमारे पास रह गया कनाडा। कनाडा हो चुका है। USA, रशिया, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और एक रह गया फिनलैंड। और अगर हम फिनलैंड भी पहले लिख चुके हैं तो यहाँ पे नॉर्वे लिख लियो, अदरवाइज डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 4 कंट्रीज आप इकट्ठे याद रख सकते हैं। और ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है टोटल 13 कंट्रीज को, जिसमें इंडिया भी है, लेकिन अदरवाइज फ्रांस है, जर्मनी है, इसके अंदर इटली है, जापान है, नीदरलैंड्स है, चाइना है, पोलैंड है। तो ये सारी कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो दिया गया है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है हु एड्रेस द 3rd एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022। और ये भी याद रखना है कि कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर। और न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे हुआ था, जो हमारा सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब हमारी पार्लियामेंट के अंदर ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ था। ये तीसरा एडिशन था। इसका पहला एडिशन जो है वो दोस्तों 2019 में हुआ था। दूसरा एडिशन जो है वो 2020 में हुआ था। और तीसरा एडिशन जो है वो 2021 में हो नहीं पाया कोविड के कारण, तो 2022 में किया गया। और इसको जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उसने एड्रेस किया है, मतलब इसको 10 और 11 मार्च को सेशन को किया गया नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को। और आपने याद रखना है कि ये हर साल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है 2019 से 2021 को छोड़ के। और इसमें जो यूथ है हमारा, उसकी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या चाहता है, किस तरह की सर्विसेज जो है वो उनको मिल रही हैं, और आने वाले टाइम पीरियड के अंदर वो देश के अंदर क्या योगदान दे सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे जाना जाता है। और ये तीसरा जो हमारे पास नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल था, इसका थीम था वॉइस ऑफ न्यू इंडिया, फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी। तो आपने इसको स्टैटिक तौर पे याद रखना है, थीम याद कर लें और ये याद कर लें कि किसने इसको एड्रेस किया था। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कौन से इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि ड्रोन की मदद से हम मिनरल्स एक्सप्लोर कर सकें। और इसमें एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा IIT खड़गपुर। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो IIT खड़गपुर की सहायता से ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन की जाएगी, मिनरल निकाला जाएगा। और ये टाई अप किया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो सबसे बड़ा आयरन ओर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो आप देख सकते हो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और IIT खड़गपुर का ये टाई अप है। और इस पार्टनरशिप के तहत जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसको बनाया जाएगा, मेथोडोलॉजी को अपनाया जाएगा, नए एल्गोरिदम का यूज किया जाएगा, जो कि माइनिंग एक्सप्लोरेशन में यूज किए जा सकते हैं ड्रोन्स की मदद से। और ये सारी चीजें जो बताएगा टेक्नोलॉजी बेस्ड पे, ये IIT खड़गपुर जो है वो बताएगा। और इससे क्या होगी कि इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे ताकि मिनरल्स को निकालना जो है वो आसान हो सके, माइनिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो सके और लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो चलाए जा सकें।
तो इसका मतलब इस कोलैबोरेशन के थ्रू जो हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो इंडिया का ऐसा पहला सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन चुका है जो ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो ड्रोन की मदद से मिनरल्स को निकाला जाएगा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये करेगा IIT खड़गपुर की मदद से। और NMDC के बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर ये आती है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो सुमित देव हैं। कौन है? सुमित देव। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद तेलंगाना में। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी कंपनी है जिसने साफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स के साथ टाई अप किया है और एक नया जॉइंट वेंचर बनाया है जिसका नाम होगा हेलीकॉप्टर इंजन्स MRO। MRO का यहाँ पे मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। और ये कहाँ पे जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा? तो दो चीजें हैं, कौन सी कंपनी ने साफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स के साथ टाई अप किया है ताकि जो हेलीकॉप्टर के इंजन्स हैं या और हमारे पास इंजन्स हैं उनको रिपेयर किया जा सके, उनकी मेंटेनेंस की जा सके। और ये जॉइंट वेंचर दोनों कंपनीज मिलकर कहाँ पे बनाएंगी? गोवा के अंदर। और ये कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साफरान ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है जो कि MRO फैसिलिटी होगा एक तरह से, जो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का काम करेगा और गोवा में बनाया जाएगा। और इस जॉइंट वेंचर का नाम है हेलीकॉप्टर इंजन्स MRO प्राइवेट लिमिटेड। और HEMRO जो है ये 2023 के एंड तक जो है वो तैयार हो जाएगा और इसमें एक साल के अंदर 50 इंजन्स को रिपेयर किया जा सकता है। और अगर आने वाले टाइम में देखें, क्योंकि ये अभी पहला ही साल होगा, तो इसके बाद जो है वो 150 इंजन्स को एक साल के अंदर रिपेयर किया जा सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा रोल जो प्ले करेगा, क्योंकि आप कह सकते हो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एरोस्पेस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का जो आप कह सकते हो एक टारगेट है वो भी यहाँ पे पूरा हो सकता है। क्योंकि मेंटेनेंस, रिपेयर अगर हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, सब मतलब सर्विसेज बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम बहुत ही अच्छे से डिफेंस सेक्टर को भी आगे बढ़ा सकते हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और आपने याद रखना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं R माधवन। R माधवन। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन किया है? मतलब दो कंपनीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, तीसरी एक खुद हो जाएगी, तो तीन कंपनीज का ये एग्रीमेंट है। एक तो एकर ग्रुप है नॉर्वे का, एक है वान मोटो केरला का, जो कि स्पीड बोट्स बनाने का काम करेंगे। मतलब ये तीनों कंपनी जो है वो मिलकर स्पीड बोट्स बनाएंगी और इसमें मेन रोल होगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो तीनों की तीनों कंपनीज का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ताकि स्पीड बोट्स का निर्माण किया जा सके और इंडिया का जो आत्मनिर्भर बनने का सपना है, सेल्फ सफिशिएंसी हमने अचीव करनी है, तो उसको हम पूरा कर सकें। और ये हाई एंड जो स्पीड बोट्स होंगी इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। ये मैक्सिमम स्पीड जो है वो 75 नॉट्स पे भी जा सकती हैं। और इसमें बहुत ही अच्छी नेविगेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, कम्युनिकेशन गैजेट्स का यूज़ किया जाएगा। इवन हम इसको किसी को रेस्क्यू करने में यूज़ कर सकते हैं, सर्च ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं, सर्वेलेंस करने में यूज़ कर सकते हैं, कोई वॉरफेयर, कोई लड़ाई लगी हुई है उसमें यूज़ कर सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, एम्बुलेंस, फायर, कुछ भी एक्टिविटीज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह की स्पीड बोट्स का निर्माण जो है ये तीनों कंपनीज करेंगी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, एकर ग्रुप और वान मोतो। वान मोतो जो है वो केरला का एक तरह का स्टार्टअप है। लेकिन हिंदुस्तान शिपयार्ड के बारे में याद कर लें कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो हेमंत खत्री हैं, हेमंत खत्री। और इसकी स्थापना जो है वो 1941 में की गई थी। इसी के साथ आते हैं अगला। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में दोस्तों सेकंड सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो किया गया है और ये कहाँ पे हुआ है? जकार्ता में। देखो दो चीजें इसमें आपने याद रखनी है। एक तो ये सेकंड एडिशन है सिक्योरिटी डायलॉग का। कौन सी दो कंट्रीज? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। कहाँ पे हुआ है? जकार्ता में। और ये सिक्योरिटी डायलॉग है तो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो इसको अटेंड करेंगे। तो आप अजीत दोवल यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने इसको अटेंड किया। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें चाहे वो कोई पॉलिटिकल मैटर है, चाहे लीगल है, चाहे सिक्योरिटी अफेयर्स हैं इंडोनेशिया और इंडिया के, वो डिस्कस किए जाएंगे और दोनों कंट्रीज अपने सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगी। और दोनों कंट्रीज बहुत ही ट्रेडिशनली फ्रेंडली रिलेशन में हैं और दोनों इस रिलेशन को कंटिन्यू करने में और अपने रिलेशन को और मजबूत करने में ये सहायता करेंगी। तो अजीत दोवल जी ने इसको इंडिया की तरफ से अटेंड किया है। और इंडोनेशिया के बारे में याद रखना है, प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं, कैपिटल जो है वो नुसानतारा है और करेंसी जो है वो इंडोनेशियन रुपया है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को यार लाइक कर दो, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें पहला है कि मूडीज ने जो है वो इंडिया का ग्रोथ रेट 2022 के लिए जो है वो कम कर दिया है, 9.1% पे ले आए हैं।
पहले उन्होंने 9.5% प्रेडिक्ट किया था, इसका मतलब 0.4% का डिक्रीज जो है वो उन्होंने कर दिया है। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि 2023 में भी इंडिया जो है वो 5.5% जो है वो ग्रो नहीं करेगा। कितना करेगा? 5.4% करेगा, मतलब 0.1% यहाँ पे भी उनको कमी करनी पड़ी। तो याद रखना है, क्योंकि मूडीज है एक बहुत ही फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के लिए और 24 के लिए आपको पूछा जा सकता है, 2022 2023 के लिए आपको पूछा जा सकता है, ये आपने याद रखना है। तो वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है, जिसमें आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने इंडिया आर्कटिक पॉलिसी रिलीज किया, क्योंकि इंडिया को 13 ऑब्जर्वर स्टेटस कंट्रीज में डाल दिया गया। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर चुके हैं। अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स, इनका पूरा नाम है एल्ड्रिक, याद रखना आपने, एल्ड्रिक टॉन्ट। एल्ड्रिक टॉन्ट टाइगर वुड्स को जो है वो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में ऐड कर लिया है 2022 के। ये यूएसए में स्थित है ये हॉल ऑफ फेम, वहां पे इनको ऐड कर लिया, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट 82 ऑल टाइम प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन मतलब पीजीए टूर जो है वो जीत लिए हैं। ऑलमोस्ट का मतलब है कुछ जो है वो इसमें ड्रॉ हुए थे, लेकिन वुड्स जो हैं वो 18 प्रो चैंपियनशिप्स भी जो हैं वो जीत चुके हैं। नेक्स्ट, पंजाब एंड सिंध बैंक ने 2% स्टेक जो है वो खरीद लिया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में, जिसको बैड बैंक कहा जाएगा, और 55 करोड़ रुपए पंजाब एंड सिंध बैंक ने इन्वेस्ट किए हैं। और रिसेंटली कुछ ही दिन पहले आईसीआईसी ने भी ये काम किया था, आईसीआईसी ने 5% स्टेक जो है वो खरीदा था। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु प्लानीवेल थायगा राजन ने बजट प्रेजेंट किया 2022-23 का। तो अगर बजट को पढ़ना चाहते हैं तमिलनाडु के स्टूडेंट है तो साइट पे पूरा का पूरा बजट जो है वो अवेलेबल है। डिफेंस मिनिस्टर ने डीआरडीओ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया बेंगलुरु के अंदर। तो इतना याद रखना है कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया, ये स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब डीआरडीओ की तरफ से और लॉरेंस एंड टर्बो की मदद से बनाया गया। इसको 1.3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया और 45 दिन के अंदर इसको तैयार किया गया। और ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम अब नीचे से ही जो है वो मतलब आप ऑन ग्राउंड जो है वो सारी फ्लाइट्स को मॉनिटर कर सकते हो। और डीआरडीओ के बारे में याद रखना है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। जी सतीश रेड्डी करंटली इसके हेड हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। इंडिया इज ऑन द राइज ऑफ 222% ग्रोथ इन ओपन असेस सोलर इंस्टॉलेशन। तो इंडिया के अंदर जो ओपन असेस मार्केट है सोलर की वो बढ़ गई है, मतलब सोलर जो है वो ओपन मार्केट में जो है वो लगाया जा रहा है। आप देखो घरों के ऊपर आपको छत के ऊपर मिल जाएगा या और भी कई जगह पे आपको मिल जाएगा, पैनल्स जो है वो लगे हुए मिल जाएंगे। तो ओपन असेस का मतलब यही है। और 1.2 गीगावाट जो है वो 2021 में इंडिया ने ऐड किया है। तो 222% का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। और 3 स्टेट्स में इसमें टॉप किया है, एक तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे पे है और महाराष्ट्र जो है वो तीसरे पे है, जिसमें ओपन असेस सोलर कैपेसिटी जो है वो बड़ी है। और ये मरकम इंडिया की तरफ से रिपोर्ट जो है वो दी गई है। नेक्स्ट आते हैं 19 मार्च 2021 का क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा इंडियन बैंक है जिसके लोगो में आपको एक डॉग दिखेगा। तो लोगो आप देख सकते हो, बैंक का नाम आपको पता लग रहा है, यहाँ पे ये कौन सा बैंक है? सिंडिकेट बैंक। और डॉग देख सकते हो यहाँ पे, तो ये डॉग का सिंबल जो है वो इसमें यूज किया गया है। तो सिंडिकेट बैंक की स्थापना वैसे 1925 में की गई थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो लोकल बुनकर हैं, जो वीवर्स हैं, जो कि हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था, तो उनको लोन जो है वो दिया जा सके। फिर बैंक आगे बढ़ा, 1954 में इसका नाम सिंडिकेट बैंक लिमिटेड कर दिया गया और 1969 में जब 14 बैंक्स नेशनलाइज किए गए तो उसके साथ सिंडिकेट बैंक्स को भी नेशनलाइज कर दिया गया। और इसमें देखो जो डॉग का एक इमेज है वो तो यूज किया गया है और फेथफुल और फ्रेंडली भी लिखा गया साथ में। तो मेरे ख्याल से जर्मन शेपर्ड डॉग है जो इस लोगो में यूज किया गया है। और ये एक रिलेशन बता रहा है कि किस तरह से डॉग जो है वो एक फेथफुल और फ्रेंडली एनिमल है, उसी की तरह ये हर बंदे का एक बेस्ट फ्रेंड के तौर पे काम करता है, उसी तरह बैंक भी जो है वो आपके लिए फेथफुल रहेगा। तो ये इस तरह के लोगों से ये दर्शाने की कोशिश जो है वो की गई है। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि ऐसी कौन सी कमेटी है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो आपके पास 3 कमेटीज के नाम है या एक नन ऑफ दीज भी, अगर इनमें से आपको नहीं लग रहा तो आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन सब बच्चों ने कमेंट बॉक्स के आंसर देना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल बटन को प्रेस कर दें। और साथ ही साथ यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आप वीडियो को जरूर देखें और आप खुद महसूस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर बढ़ा। 1 महीने तक मेरे कहने से आप जरूर वीडियोस को देखें लगातार, कुछ भी मत सीखें चाहे, लेकिन वीडियोस को देखना है सिर्फ, चाहे रिवाइज मत करें। तो आप 1 महीने के बाद देखो कि आपको कुछ काम का आपके दिमाग में गया कि नहीं गया, आपको खुद रियलाइज होगा। लेकिन अपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना है इसी स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।